नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज से हम लोग एलडीसी के लिए पूरा डिटेल्ड कोर्स आपके लिए लाए हैं। हमारे ऐप पे भी रहेगा, यूट्यूब पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। तो आप जितने भी लोग सीएचएसएल के लिए इंटरेस्टेड हैं, जिन्होंने भी फॉर्म भर रखा है, जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं और आगे जो भी इसमें इंटरेस्टेड हैं, आप वीडियो को देखें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। हम लोग हर चैप्टर को एक्सप्लोर करेंगे, टॉपिक वाइज सब कुछ लेके चलेंगे उसमें से, और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसी भी चैप्टर में से, किस पॉइंट से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, उन सब चीज़ को मेंशन करते हुए इन बिटवीन हम ये भी एक्सप्लेन करते चलेंगे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं और उन चैप्टर्स में रिपीटेटिव मोड में कौन से क्वेश्चन को रखा जाता है, किन सेक्शंस से क्वेश्चंस को ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप वीडियो में बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और फायदा उठाइए ताकि आप अपने सिलेक्शन तक पहुंच जाएं। सबसे पहले हम लोग नाउन की चर्चा करेंगे। क्योंकि बेसिक्स यहीं से आता है और उस नाउन में जब हम यूजेज पे आएंगे तो एपस्ट्रॉफी एस शुरू होगा। तो पहले हम लोग ले लेते हैं कि बेसिक्स नाउन क्या है। तो नाउन और वर्ब ये दो ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में अगर आप जान गए कि कैसे पकड़ना है, कैसे समझना है, कैसे जानना है, तो फिर आप बहुत हद तक स्टेटमेंट को, शब्द को, कंस्ट्रक्शन को, स्ट्रक्चर को कंट्रोल में ले आइएगा। नाउन सब लोग जानते हैं कि दो तरह से बांटा गया है। एक कहता है कि मॉडर्न डेफिनेशन के हिसाब से बंटवारा हुआ है और एक कहता है कि ओल्ड डेफिनेशन के हिसाब से बंटवारा हुआ है। मॉडर्न वाला कहता है कि नाउन होता है तीन ही तरह का। कौन कौन सा होता है? तो प्रॉपर होता है, काउंटेबल होता है और अनकाउंटेबल। कौन कौन होता है फिर से बोलेंगे? काउंटेबल, प्रॉपर और अनकाउंटेबल। माने प्रॉपर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ये तीन तरह के नाउन होते हैं। मॉडर्न डेफिनेशन कहते हैं ग्रामेरियंस लोग पढ़ाने वाले कि नाउन को अब तीन तरह से ही पुकारा जाता है, बुलाया जाता है, जो कि पुराने क्या हुआ करते थे? प्रॉपर होता था, कॉमन होता था, कलेक्टिव होता था क्या, अभी भी होता ही है, मटेरियल, और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट, है ना। हिंदी में समझने वालों के लिए ये क्या है? प्रॉपर नाउन को हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके लेके चलूंगा ताकि हमारे वैसे भी विद्यार्थी जिनका इंग्लिश बिल्कुल ही वीक है वो भी काफ़ी अच्छे से समझ जाएं। बस सारे सेशंस को देखिएगा, एक वीडियो के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जो जैसे डाला जा रहा है, जैसे कनेक्टेड है, आप देखते जाओगे। आधे घंटा 40 मिनट्स का 40 मिनट्स का रहेगा तो बहुत ज़्यादा आपका इसमें समय भी नहीं जाएगा और बहुत ही बेसिक से लेके चला जाएगा। तो जिनका बिल्कुल ही इंग्लिश खराब है वो भी इस वीडियो को देखेंगे, बहुत फायदा मिलेगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन को हम लोग क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव को क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल को क्या बोलते हैं? द्रव्य। ध्यान देना, द्रव्यवाचक, है ना। ध्यान ये रखना है दोस्त कि द्रव और द्रव्य में अंतर होता है। और एब्स्ट्रैक्ट को कहते हैं भाववाचक संज्ञा, है ना। दो शब्द होता है, एक होता है द्रव, द्रव माने तरल, लिक्विड, ऐसे होता है। एक होता है द्रव, द्रव माने क्या होता है? तरल, तरल। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको बोलते हैं लिक्विड, है ना। और यहाँ पे देखोगे ये द्रव नहीं लिखा हुआ, ये द्रव्य लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये पांच जो हम लोग में से सबों ने पढ़ा होगा, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। और अभी कहा जाता है कि ये मॉडर्न तरीका, मॉडर्न डेफिनेशन के हिसाब से कितना हो गया है? तो ये 3 हो गया है। देखना क्या है, प्रॉपर इसमें भी है और प्रॉपर इसमें भी है ना। बाकी बच गया इसमें काउंटेबल, अनकाउंटेबल, और इसमें बचा कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। दोस्त ध्यान से देखेंगे
अगर हम डेफिनेशन पे जाएं, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा, तो ये कॉमन और कलेक्टिव एक साथ आ जाएंगे और मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट एक साथ आ जाएंगे। ध्यान रखिएगा, मैं सबको अलग अलग कर रहा हूं, सबको मैं यहाँ पे साइन आउट कर दे रहा हूं, ताकि आपको जब वीडियो देख रहे हो तो पॉज करके नोट्स बनाने में या फिर समझने में किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। अब ध्यान रखना कि मॉडर्न डेफिनेशन कहता है कि नाउन होता है तीन तरीके का। कौन कौन होता है? प्रॉपर होता है, काउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल होता है। ओल्ड डेफिनेशन कहता था नाउन होता है पांच तरीके का। कौन कौन? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। हिंदी में जिसको हम जानते हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। ठीक है ना? अब ध्यान देना, हमने इन दोनों को एक साथ कैटेगराइज किया। ये कौन कौन है? यह है कॉमन और कलेक्टिव, और मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट को हमने एक साथ रखा है। अब आप देखोगे, अगर हम कॉमन और कलेक्टिव को एक साथ रखें, कॉमन और कलेक्टिव, कलेक्टिव इन दोनों को जानते हो काउंटेबल नेचर का कहा जाता है। कॉमन और कलेक्टिव ये दोनों काउंटेबल होते हैं, और मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट ये होते हैं अनकाउंटेबल नेचर के, अनकाउंटेबल नेचर के, है ना? अब आप ध्यान देना कि कॉमन और कलेक्टिव और मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, कॉमन और कलेक्टिव को एक ग्रुप में रखा गया है। वो किस नेचर का है? काउंटेबल नेचर का। और मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट को एक में रखा गया, ये किस नेचर का है? अनकाउंटेबल नेचर का। तो सबसे पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं कि काउंटेबल क्या होते हैं और अनकाउंटेबल्स क्या होते हैं ना। जनरली हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे दिमाग लगाए हुए होते हैं कि जिसको हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल होता है, और जिसको नहीं गिन सकते हैं वो अनकाउंटेबल होता है। लेकिन ये एक स्ट्रेट लाइन डेफिनेशन नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। बच्चों में कंफ्यूजन क्या होता है? मोस्ट ऑफ देम हमने देखा कि मैं पूछता हूं कि ठीक है बाबू बताओ काउंटेबल क्या होता है और अनकाउंटेबल क्या होता है, तो सर जिसको गिन सकते हैं वो काउंटेबल होता है, और जिसको गिन नहीं सकते हैं वो अनकाउंटेबल होता है। तो फिर मेरा सवाल उनसे होता है कि अच्छा ठीक है भाई साहब, तो बताओ आप, जो स्टार्स होते हैं, स्टार्स जिसको हम कहते हैं आसमान वाले जो तारे होते हैं, ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? तो कहते हैं कि सर ये अनकाउंटेबल है। यहीं पे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत होती है। मैं कहता हूं काउंटेबल कहते किसको है, पहले हम लोग ये जान लेते हैं। ये नहीं कहना है कि जिसको गिन सकते हैं काउंटेबल, नहीं गिन सकते हैं अनकाउंटेबल। उससे होता क्या है, जब ऐसे एग्जाम्पल दिए जाते हैं, पूछे जाते हैं, तो हमारा दिमाग में क्या परिभाषा रहता है कि जिसको हम गिन सकते हैं। अब हम गिन सकते हैं का मतलब क्या हो जाता है, हमारे दिमाग में बात आ जाती है कि अरे तारे इतने हैं आसमान में, हम गिन ही नहीं सकते, और जिसको हम नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल हो जाएगा। लेकिन यही गलती हो जाती है। पूरी संख्या को गिनने की हमारी क्षमता नहीं है, या पूरी संख्या के बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है, तो समूचे को हम गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं ये नहीं सोचना है। सोचना है कि एक लिमिटेड नंबर दे दिया जाए, उसको हम गिन करके संख्या में लिख सकते हैं कि नहीं। मान लो कि अगर 10 तारे की बात हो रही है, कितनी? 10 अगर लिखना हो, तो अब आप बताओ स्टार लिखोगे कि स्टार्स लिखोगे? तो हम जानते हैं STARS, दोनों सेम लिखा मैंने, एस हटाता हूं इसका, है ना। स्टार लिखेंगे कि स्टार्स लिखेंगे? तो हम जानते हैं स्टार लिखना गलत हो जाएगा, 10 स्टार्स लिखना है। कॉन्सेप्ट इसी में पड़ा हुआ है। हमारी क्षमता नहीं है, औकात नहीं है, हमारी जानकारी उतनी नहीं है कि हम कर सके कि कितने तारे हैं। वो अलग बात है, तारों को गिना तो जा सकता है। सामने मान लो 5 ही तारे टिमटिमा रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 गिन तो लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? ये काउंटेबल है। तो अब फिर से कंफ्यूजन में
इतना देर नहीं रहने का, मैं तुरंत बता रहा हूं काउंटेबल कहेंगे किसको। देखो ध्यान दो, जिस भी शब्द के बारे में पूछे, कहीं नहीं, एकदम से एक वन लाइन क्लियर कॉन्सेप्ट है। जिस भी शब्द के बारे में पूछे, इसके बाद जो मैं बता रहा हूं अभी, इसके बाद काउंटेबल अनकाउंटेबल में लिख के देता हूं, कभी नहीं फंसोगे, कभी नहीं फंसोगे। लेकिन ध्यान से सुनना इसको, जिस भी शब्द के बारे में बोले कि ये काउंटेबल होगा कि अनकाउंटेबल, गिवन दैट वो नाउन होना चाहिए, इतनी समझ हमारी होनी चाहिए। और पूछ दे कि ब्यूटीफुल काउंटेबल होगा कि अनकाउंटेबल, ये एडजेक्टिव है। हम फंसते इसी तरह से हैं। बोलेगा कि ब्यूटीफुल काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, और हमारे दिमाग में चलता है कि ब्यूटीफुल तो लड़की को बोलते हैं और लड़की तो काउंटेबल है। अरे बुड़बक, लड़की काउंटेबल है, ब्यूटीफुल काउंटेबल नहीं है ना, लड़की काउंटेबल है। शब्द जैसे ही बदले, नाउन जैसे ही चेंज कर गया, नाउन मैंने क्या हुआ, नाम, शब्द जैसे ही बदल गया तो पहचान भी बदल जाएगी उसकी नाउन के हिसाब से। तो काउंटेबल कहेंगे किसे, जिस शब्द के बारे में बोले एग्जैक्टली वही शब्द अगर हम संख्या में लिख सकते हैं तो वो काउंटेबल होगा, और संख्या में नहीं लिखा जाएगा तो वो अनकाउंटेबल होगा। ध्यान रखना, जो शब्द हम बोल रहे हैं एग्जैक्टली वही शब्द, उसका इधर उधर नहीं जाना है। जैसे अगर पूछे कि तारे, स्टार्स काउंटेबल कि अनकाउंटेबल, तो दिमाग में लाना है कि अगर बताना होगा कि कितने तारे दिख रहे हैं तो 10 तारे तो हम बोल ही सकते हैं, 15 तारे, 5 तारे, 1 तारा, 2 तारे तो हम बोल ही सकते हैं। जब भी आंसर देंगे तो संख्या में ही देंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, स्टार्स हो गए काउंटेबल। अगर आपसे पूछे गर्ल, बॉय, पेन, बेंच, क्वाइन, चेन, लॉग, ये सब का मतलब जान ही रहे हो। गर्ल मतलब लड़की, पूछेगा कितनी लड़कियां हैं, कहेंगे ना 10 लड़कियां हैं। कितनी लड़की है, एक लड़की है, संख्या में ही। जब भी सवाल पूछेगा कि कितना है, तो ये जितना भी लिखा हुआ यहाँ पे सब का आंसर किस में रहेगा, सब का आंसर नंबर्स में जाएगा। तो जिसका भी आंसर नंबर में जाएगा वो नेचर में क्या होगा, काउंटेबल होगा। अब आप देख लो, लड़की तो 10, 5, 20, 50, 100, लड़के, कलम, बेंच, क्वाइन, सिक्का, कितना सिक्का है जी, तो 15 सिक्का है भैया। कितना सिक्का है जी, तो 8 सिक्का है भैया, बोल सकते हैं ना। चेन, कितना चेन पहना हुआ था जी, 3 चेन था भैया, बहुत मोटा मोटा चेन था। कितना चेन का ऑर्डर है, 5 का ऑर्डर है भैया, टोटल 10 का ऑर्डर है। लॉग, लकड़ी का लठ जिसे कहते हैं, लठ जो होता है ना, मोटा मोटा टुकड़ा लकड़ी का जो छोटा छोटा होता है। तो ये सब का आंसर संख्या में जाएगा। लेकिन आप बताओ, अगर बोल दिया कि बताओ जी, वुड माने क्या होता है, लकड़ी, गोल्ड माने क्या होता है, सोना, पेन माने क्या होता है, दर्द, वो होता है पेन, ये है पेन, ठीक है। पूछ दे लेंथ, ध्यान रखना इन्हीं सारे चीजों में फंसते हैं लोग गुरु। पूछ दे हाइट, अब हम अगर आपसे पूछें कि बताओ लकड़ी काउंटेबल कि अनकाउंटेबल, यही सब कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले नाउन हैं। मैं पूछूं कि लकड़ी, वुड, काउंटेबल कि अनकाउंटेबल, तो दिमाग में क्या आएगा कि लकड़ी तो लाठी को या लकड़ी का टुकड़ा जो होता है उसको लकड़ी बोलते हैं, तो बोलते हैं कि 3-4 लकड़ी चुन के ले आओ। मेरे भाई, समझने की जरूरत है, भाषा और आम बोलचाल जो होता है दोनों में अंतर होता है। जो हम चुनते हैं, जिसको जलाते हैं, जिससे दरवाजा खिड़की बनाते हैं, जिससे बेंच डेस्क टेबल बनाते हैं, चेयर बनाते हैं, वो लकड़ी नहीं, लकड़ी का टुकड़ा कहलाता है। और टुकड़ा को हम क्या बोलते हैं,
टुकड़ा को हम बोलते हैं पीस, PIECE। पीस मतलब होता है टुकड़ा। तो जिसको हम गिन रहे होते हैं, अब दिमाग में आएगा क्या कि तो जबरदस्ती का बात कर रहा है, जो टुकड़ा है वो तो लकड़ी ही है ना। नहीं, यही तो ग्रामर है, यही तो भाषा है, यही तो नाउन है। टुकड़ा को टुकड़ा बोलेंगे, लकड़ी को लकड़ी बोलेंगे। समझ गए बात को? जैसे अगर आपको बोल दे पानी का बूंद और पानी का धारा, पानी की गहराई, तो वहां पानी के बारे में जो जो कैरेक्टर बोला जा रहा है वो सारा पानी से रिलेटेड है, लेकिन अलग अलग सेंस में है। आपको बोलेगा पानी की बूंदें, चाहे पानी का बूंद, तो 1 बूंद, 2 बूंद, 10 बूंद, 20 बूंद, 50 बूंद, ऐसा गिन के संख्या में लिखते हैं। लेकिन 1 पानी, 2 पानी, 4 पानी, 10 पानी ऐसा लिखते हैं नहीं ना। ठीक इसी प्रकार से लकड़ी में आना है। लकड़ी के टुकड़े को हम गिन सकते हैं, लकड़ी को नहीं गिनते। मैंने क्या कहा, ध्यान रखना, डेफिनेशन कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा और कभी भी गलत आंसर नहीं दोगे। काउंटेबल अनकाउंटेबल का लिख के देते हैं कि जिस शब्द का प्रयोग करे क्वेश्चन पूछने में, जो वर्ड का प्रयोग करे क्वेश्चन पूछने में, एग्जैक्टली वही शब्द के आगे संख्या लगा दो। जैसे यहां पे वुड लिखा हुआ है ना, लकड़ी, तो हम अपने दिमाग में सोचेंगे कि कोई पूछेगा कि कितना लकड़ी है, तो हम 10 लकड़ी बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। 10 टन 10 क्विंटल वजन से होता है, और नहीं तो लकड़ी का लठ, लकड़ी का लाठी, लकड़ी से बना हुआ सामान को गिनते हैं, और नहीं तो लकड़ी का टुकड़ा बोलते हैं, पीस। तो पीस एक को कहते हैं, और एक से ज्यादा होता है तो उसको पीसेस कहते हैं। लेकिन हम लकड़ी को ऐसा नहीं कहते कि हमारे यहाँ 25 लकड़ी है। लिखा हुआ क्या है? गोल्ड। तो जैसे ही पूछा कोई कि गोल्ड काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, तो दिमाग में सिकड़ी और अंगूठी नहीं ले आना है। वो गोल्ड नहीं, गोल्ड का बना हुआ अंगूठी है, उसको गोल्ड नहीं बोलते, उसको रिंग बोलते हैं। इसको गोल्ड नहीं बोलते हैं, गला में जो पहनते हैं सिकड़ी को, उसको चेन बोलते हैं। नाम अलग। हमने क्या कहा, जैसे ही हम अलग नाम रख देंगे वैसे ही कहानी बदल जाएगी। नहीं, देखो मैं बताता हूं, आनंद लेना इस बात का, थोड़ा इंटरेस्टिंग टाइप से मैं आपको बता रहा हूं। मान लो कोई एक व्यक्ति है ना, तो ये व्यक्ति किसी का मौसा भी है ना, किसी के पापा भी हैं, किसी के भैया भी हैं, है ना, किसी के चाचा भी हैं। व्यक्ति तो सेम है। तो अगर कहा जाए किसी आदमी को कि तुम्हारे मौसा जी कौन है, तो यही आंसर आएगा। किसी को पूछे तुम्हारे पापा जी कौन है, तो यही आंसर देगा। पूछे तुम्हारे ये कौन है, तो भैया है, बोलेगा ये कौन है, चाचा। तो वैसे ही नाउन का भी अलग अलग स्थिति, अलग अलग अवस्था में अलग अलग नाम जरूर पड़ता है। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा, यहां पे एक आदमी है, ये आपके मौसा हैं, पूछेगा कि आपके कितने मौसा हैं, तो जितनी मौसी होगी उतना ही मौसा होंगे। मान लो किसी का आंसर है 4, तो 4 में एक ये भी शामिल है ना, तो वैसे ही पूछेगा कि कितने पापा हैं, तो कह देगा 4। पूछेगा कितने चाचा हैं, तो कह देगा 4। ये तो डिपेंड करता है कि रेफरेंस किसका लिया जा रहा है। वैसे ही जब शब्द, इसीलिए हम कह रहे हैं कि शब्द पे ध्यान दीजिए, आप मटेरियल पे उससे क्या बना हुआ है उस पे ध्यान मत दीजिए। शब्द जो लिख रहा है सामने कि हाँ जी बताओ जो गोल्ड है वो क्या है, काउंटेबल कि अनकाउंटेबल, तो हम क्या करेंगे, हम अपने दिमाग में सोचेंगे कि गोल्ड लिख रहा है ना, तो हम कहेंगे कि अच्छा कोई सवाल पूछे कि कितना गोल्ड है तुम्हारे पास, तो क्या हम कह सकते हैं कि मेरे पास 15 गोल्ड है? हम कह सकते हैं मेरे पास 175 गोल्ड है? नहीं कह सकते हैं। 100 ग्राम कह सकते हैं, 150 ग्राम कह सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि संख्या के साथ इसको नहीं लिख सकते हैं, तो ये अनकाउंटेबल होगा।
लकड़ी, 10 लकड़ी, 20 लकड़ी, 50 लकड़ी नहीं लिख सकते हैं, ये अनकाउंटेबल होगा। दर्द, पेन, कितना दर्द है? तो बहुत दर्द है। ऐसा कहते हैं कि 5 दर्द है? नहीं कहते हैं ना, तो इसका मतलब ये अनकाउंटेबल है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है, इस पे ध्यान रखना। देखो लिखा हुआ क्या है, लिखा हुआ है लेंथ, लिखा हुआ है हाइट। लेंथ मतलब क्या होता है? लंबाई। लेंथ का मतलब क्या होता है? लंबाई। और हाइट का मतलब क्या होता है? ऊंचाई। हाइट का मतलब क्या होता है? ऊंचाई। अब अगर आपसे पूछे कि बताओ लेंथ, लंबाई काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, तो आपके दिमाग में क्या चलेगा? कि अगर पूछ रहा है कि लंबाई, तो 10 फीट लंबा, तो काउंटेबल तो हो गया 10 फीट। मेरे भाई फिर आप 10 फीट पे चले गए। 10 आपने लंबाई के पहले लिखा कि फीट के पहले लिखा? फीट के पहले लिखे ना 10, तो 10 फीट जो लिखे, उसमें जो मेजरिंग यूनिट है इसका फीट और फुट जो आप लिख रहे हो, ये जो फुट और इसका प्लूरल फीट लिखते हैं, तो ये ना हो गया काउंटेबल? कि लंबाई काउंटेबल हो गया कि कितनी लंबाई है तो 10 लंबाई ऐसा बोलते हैं, कितनी ऊंचाई है तो 15 ऊंचाई ऐसा बोलते हैं? नहीं बोलते हैं ना। तो लंबाई और ऊंचाई अनकाउंटेबल होगा। काउंटेबल कौन होगा? जो यूनिट है। जैसे लंबाई अगर किलोमीटर में नाप रहा है तो क्या कहेगा? 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर्स लिखेंगे। तो हमने क्या लिखा? 15 किलोमीटर्स। हमने 15 लंबाई लिखा, 15 दूरी। बोलेगा दूरी कितना है? तो कहेगा 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर्स। तो 50 किलोमीटर्स हमने लिखा, 50 दूरी लिखा नहीं लिखा ना। तो किलोमीटर को ना हम गिन रहे हैं कि दूरी को गिन रहे हैं। समझ में आ रही है बात? जो शब्द बोला जाए, जिसके बारे में सवाल पूछा जाए, एग्जैक्टली वही शब्द के आगे संख्या लगा दो। अगर जच गया तो काउंटेबल, नहीं तो अनकाउंटेबल। बोले लंबाई काउंटेबल की अनकाउंटेबल, तो कहेंगे कि 15 लंबाई होता है क्या? कि भाई लंबाई कितनी है इसकी? तो 10। ये 10 लंबाई है, ये 20 लंबाई, ऐसा नहीं होता है ना। 10 फीट होता है, 10 सेंटीमीटर होता है, 10 मीटर होता है, 10 किलोमीटर। तो ये जो मेजरमेंट के यूनिट हैं, नापने के जो इकाई हैं इसके, वो काउंटेबल हैं। लंबाई काउंटेबल नहीं है। बोलेगा ऊंचाई, गहराई, चौड़ाई, तो ऊंचाई कहेगा 20 फीट है, गहराई 50 फुट है। तो ये जो फीट फुट होता है यूनिट इसका मेजरमेंट का, उसके आगे ना संख्या लगाए। गहराई के आगे तो संख्या नहीं लगाए कि लिख दिया हाँ जी कितनी गहराई है कुआं की, तो सर 25 गहराई है, ऐसा तो नहीं लिखते हैं। क्लियर है? समझ में आई बात? तो जिस भी शब्द के बारे में पूछे हाँ जी भाई साहब ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, एग्जैक्टली वही शब्द के आगे संख्या लिख दीजिए। अगर सही लगा कि हाँ संख्या ऐसे लिखा जाता है संख्या के साथ, तो काउंटेबल, और नहीं लगा तो अनकाउंटेबल। एकदम सिंपल एक लाइन का बात है, ठीक है ना। अब मैं फिर से कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स डालता हूं। अगर आपको कहे कि भाई साहब बताओ हेयर, इसको क्या बोलते हैं? बाल, है ना। अब पूछ दे आपको कि ये जो हमारे सर में बाल हैं वो काउंटेबल हैं कि अनकाउंटेबल हैं। तो अगर पूछा जाए कि उसके सर में कितने बाल हैं, तो 1,75,000 बाल हम बोलेंगे, 5 लाख बाल बोलेंगे। या फिर किसी का लड़ाई में ऐसे झोंटा पकड़ के नोच लिया, तो वो जो गिन सकते हैं हाथ में जो हमारे आ गया वो तो बाल ही है, तब कहेंगे काउंटेबल हो गया भैया। नहीं, अगर हम गिन रहे हैं तो वो बाल नहीं हो के क्या है? बाल का टुकड़ा, ठीक है। स्ट्रैंड बोलते हैं ना, STRAND। धागा का जो होता है छोटा सा पतला चीज का टुकड़ा को स्ट्रैंड हम बोलते हैं। तो हम बाल को नहीं गिन रहे मेरे भाई, हम किसको गिन रहे हैं? टुकड़े को। 5 हेयर्स नहीं लिखते हैं
क्या लिखते हैं? 5 पीसेस ऑफ हेयर या 5 स्ट्रैंड्स। लेकिन इसके पीछे ग्रामर कहता है कि अगर आप पीसेस और स्ट्रैंड्स नहीं लिखना चाहते हैं तो 5 हेयर्स भी आप लिख सकते हैं, ध्यान रखना। इसीलिए हमने ये अलग था तो इसको एग्जांपल में लाया। 5 हेयर्स भी हम लिख सकते हैं, 5 वाइट हेयर्स, 5 ग्रे हेयर्स। लेकिन कब? जब हेयर्स लिख दिया तो आपको समझना है कि अब वो सर में नहीं रहा, टूट के सर से बाहर आ गया है। कहीं चावल में मिल गया, कहीं प्लेट में मिल गया, कहीं टेबल पे मिल गया, किसी का शरीर पे मिल गया, किताब पर मिल गया, कॉपी पर मिल गया, कहीं भी है, सर में नहीं है। सर के बाल की बात जब करेंगे, कहा जाएगा उसके बाल काले हैं तो हिज हेयर्स आर ब्लैक नहीं लिखते, लिखते हिज हेयर इज ब्लैक। लिखते हैं उसके बाल लंबे हैं तो हिज हेयर्स आर लॉन्ग नहीं लिखते, लिखते हिज हेयर इज लॉन्ग। और जब सर से टूट के बिखर गया, खंड खंड हो गया, टुकड़ा टुकड़ा हो गया, तब भले ही ये पूरा का पूरा एक बाल क्यों नहीं हो, साबुत एकदम जड़ से उखड़ा हुआ, लेकिन फिर भी सर से जब बाहर आ गया तब हम उसको हेयर्स लिख देते हैं, मतलब टुकड़ा के रूप में ही हम उसको ले रहे हैं। तो 5 हेयर्स, 10 हेयर्स, अगर कहीं लिखा हुआ रहेगा 10 व्हाइट हेयर्स, तब इसका मतलब आपको समझ जाना है कि ये जो 10 बाल हैं ये सर में नहीं है, ये कहीं और हैं, तब यहां हेयर्स लिखा। क्लियर है? अब देखो, फिर मैं एक शब्द लिखता हूं, लिखा हुआ रहेगा राइस। राइस मतलब क्या होता है? चावल, है ना? तो आपसे अगर पूछे कि बताओ जी चावल काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, तो कहोगे क्या? सर आंसर में तो जैसे आप डेफिनेशन बताए कि जो शब्द लिखेगा उसी के आगे संख्या लगाओ, तो क्या लिखा है? चावल। हम पूछेंगे कि भाई चावल काउंटेबल कि अनकाउंटेबल, तो कहोगे कि सर मन में तो सोच रहे हैं कि कितना चावल है जी, तब 15 चावल। कितना चावल है जी? तो 1,75,000 चावल। ऐसा तो नहीं लिखते हैं। तुम कितना चावल खाओगे जी? तो हम 12,83,000 चावल खाएंगे, ऐसा तो नहीं कहते हैं। हमको तो लग रहा है कि अनकाउंटेबल है, आपको बिल्कुल सही लग रहा है। राइस क्या है? अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। लेकिन साथ ही ये बात भी दिमाग में बच्चों के आ जाते हैं कि अगर सर एक चुटकी चावल ले लिया तब तो उसको गिन सकते हैं। मेरे भाई, जिसको गिन सकते हैं वो चावल नहीं, उसको कहते हैं चावल का दाना। दाना को, अनाज के दाने को हम क्या लिखते हैं? GRAIN, ग्रेन। हमने क्या कहा? जो शब्द आपको लिख के दे एग्जैक्टली उसी शब्द पे रहना है, इधर उधर बिल्कुल नहीं होना है। यहां पे लिख रहा है राइस तो ये हो जाएगा अनकाउंटेबल। लेकिन अगर ग्रेन की बात हो, ग्रेन मतलब क्या होता है? अनाज का दाना। ग्रेन मतलब क्या होता है? अनाज का दाना। तो क्या करेंगे? हम दाना को गिन सकते हैं, 5 दाना, 10 दाना ऐसा लिखते हैं, 15 दाना ऐसा लिखते हैं, तो ये काउंटेबल हो जाएगा। काउंटेबल क्या हुआ? दाना हुआ काउंटेबल, ग्रेन हुआ काउंटेबल, चावल काउंटेबल नहीं हुआ। ध्यान रखना है इस बात का। तो मैं आपको 5-6 वर्ड्स लिख के देता हूं और आप देखो इसको 2 सेकंड का टाइम में कि ये काउंटेबल होगा कि अनकाउंटेबल। देख लो, लिखा हुआ है ब्लड, लिखा हुआ है चेयर, लिखा हुआ है फर्नीचर, लिखा हुआ है आयरन, लिखा हुआ है LUGGE, लगेज। बताओ आप कौन से काउंटेबल हैं और कौन से अनकाउंटेबल हैं?
लिख लिया आंसर आपने? देखो क्या है, ब्लड, खून। अगर पूछे कि कितना खून है तो 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर में आंसर देंगे। ऐसा कहेंगे 15 खून है, 12 खून है, ml में जवाब देंगे, है ना। बॉटल में जवाब देंगे कि हाँ 2 बोतल खून है। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, 2 बोतल। तो हम क्या ब्लड के आगे 2 लगा रहे हैं, ब्लड के आगे हमने संख्या लगाया कि बोतल के आगे लगाया? अगर बोतल के आगे लगाए तो बोतल ना काउंटेबल होगा, ब्लड तो काउंटेबल नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये अनकाउंटेबल हो जाएगा। चेयर, कितनी कुर्सी, 10 कुर्सी, हाँ जी हो जाएगा, ये काउंटेबल हो जाएगा। फर्नीचर, अब फिर से हो सकता है आप फंस गए होंगे। आपसे अगर पूछे कि कितना फर्नीचर है तुम्हारे हॉल में, तुम्हारे घर में, चाहे किसी दुकान में आप जाते हो फर्नीचर के दुकान में, तो बोलेगा कितना फर्नीचर है। अब आप बताओ गिनोगे किसको, गिनोगे टेबल को, गिनोगे चेयर को, गिनोगे बेड को, गिनोगे और भी जो लकड़ी से बने हुए सामान है उसको। तो फर्नीचर कैसे हुआ, वो तो बेड हो गया, वो तो टेबल हो गया, चेयर हो गया। आप फर्नीचर को नहीं गिन रहे, आप चेयर को गिन रहे हैं। आप फर्नीचर को नहीं गिन रहे हैं, आप टेबल को गिन रहे हैं, बेड को गिन रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, वो हो जाएगा तो अगर आपसे पूछे कि कितना फर्नीचर है जी, तो हम ये नहीं कहते हैं कि 15 फर्नीचर है भैया, हम ये नहीं कहते हैं 12 फर्नीचर है भैया, हम कहते हैं 12 कुर्सी है, 6 टेबल है, 7 बेड हैं, ऐसा कहते हैं ना। तो जो चेयर्स होंगे, जो टेबल्स होंगे, जो बेड्स होंगे, वो काउंटेबल हुए, फर्नीचर काउंटेबल नहीं है। लोहा है, कितना लोहा है जी, तो 10 टन, 20 टन, 15 क्विंटल, 100 ग्राम, 150 ग्राम, ऐसा बोलेंगे, इसका वजन बताते हैं। अगर संख्या बता रहे हैं, आपके दिमाग में क्या होगा कि आयरन का जो रड होता है, सरिया होता है जो, वो भी तो लोहा ही है ना, तो उसको एक रॉड बोलते हैं, एक सरिया बोलते हैं, एक लोहा नहीं बोलते। ऐसा नहीं कहते हैं कि देखिए ना कोना में 2 लोहा रखा हुआ होगा, एक लोहा लेके आ जाइएगा। बोलेगा कि कोना में एक सरिया रखा हुआ होगा, 2 सरिया होगा, एक लेके आ जाइए। जब घर बन रहा होता है तो पिलर में जो लोहा का रॉड पड़ रहा होता है वो सरिया कहलाता है, रॉड कहलाता है। ऐसा कहेंगे कि आपको कुछ आयरन खरीदना पड़ेगा पिलर बनाने के लिए, नहीं ना, कहता है कि कुछ टीएमटी सरिया खरीदना पड़ेगा, बार्स खरीदने पड़ेंगे। तो जो हम बार लिखते हैं, जो रॉड लिखते हैं आयरन के केस में, ध्यान रखिएगा, जिसको हम बार कहते हैं या रॉड कहते हैं ना, बार कहते हैं या रॉड कहते हैं आयरन के केस में, ये होता है काउंटेबल, ये होता है काउंटेबल। लेकिन आयरन होता है अनकाउंटेबल। आयरन खुद क्या है, अनकाउंटेबल। आयरन खुद काउंटेबल नहीं है, आयरन खुद है अनकाउंटेबल। कभी भी हम ये नहीं कहते कि 10 लोहा है हमारे पास। क्लियर ना, जिस शब्द के बारे में पूछे ठीक उसी के पहले संख्या लगाइए और देखिए क्या ये सही जा रहा है। अगर हाँ तो काउंटेबल, नहीं तो अनकाउंटेबल। फिर है लिखा हुआ लगेज। लगेज माने क्या होता है, सामान। अब हम क्या करते हैं, आम बोलचाल की भाषा से तुलना तुरंत कर देते हैं। पूछेगा कि भाई साहब ये किसका लगेज है,
तो आपका झोला रखा हुआ है कि बोरा रखा हुआ है कि सूटकेस रखा हुआ है कि मोटरी रखा हुआ है, वो सब को हम लगेज ही बोलते हैं। जैसे फर्नीचर की दुकान में कुर्सी है, टेबल है, बेड है, बेंच है, सोफा है, सबको हम फर्नीचर बोलते हैं, लेकिन सबका अलग अलग नाम होता है। अब बोलेंगे कि भैया हमको 4 गो फर्नीचर चाहिए, तो क्या देगा? बोलेगा भैया फर्नीचर तो सब है, आपको चाहिए क्या? नाम बोलिए उसका, कुर्सी टेबल बोलिए, बेड सोफा बोलिए। तो वैसे ही लगेज कहेगा कि ढेर सारा लगेज वहां पे पड़ा हुआ है, तो वहां झोला भी है, बोरा भी है, मोटरा है, मोटरी है, खोटरी है, ये सब चीज है। तो उस सब को मिला के हम सामान बोलते हैं, जिसको इंग्लिश लगेज लिखता है। झोला को हम बैग बोलते हैं, है ना। और जो बोरा रखा हुआ रहेगा, कोई सामान से भरा हुआ, तो स्टैक किया हुआ जो रहता है, जो ऐसे सरियाया हुआ पूरा रहता है, कट्टा भरा हुआ, कट्टा बोरा को ही बोलते हैं, बड़ा वाला को। तो वो बोरा काउंटेबल होता है मेरे भाई, वो कंटेनर काउंटेबल होता है, वो बैग, वो झोला काउंटेबल होता है। लगेज ओवरऑल सबको मिला के कहा जाता है। तो हम नहीं कहते हैं कि मेरा 5 लगेज है, हम कहते हैं मेरे 5 बैग्स हैं, 2 सूटकेस हैं। समझ रहे हो बात को? तो सूटकेसेस जो होंगे, सूटकेस जो होंगे, और जो बैग होगा आपका, झोला जो होगा, वो काउंटेबल होगा, ना कि लगेज काउंटेबल होगा। अब मैं उम्मीद करता हूं कि काउंटेबल अनकाउंटेबल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जिस शब्द का प्रयोग करे पूछने के लिए कि हाँ बाबू बताओ ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, या जहां कहीं भी आप पढ़ रहे हो, यूज कर रहे हो काउंटेबल अनकाउंटेबल का, नाउन में अगर डाउट जा रहा हो आपको, सीधे उसी शब्द के पहले संख्या लगा दीजिए कि अच्छा इसके पहले 10 लगा देते हैं। अब कोई पूछेगा कि ये कितना चीज है जी, जैसे पंखा कितना है, तो हाँ 10 पंखे हैं, हो गया काउंटेबल। लेकिन कहेगा चीनी कितना है, तो 10 चीनी कहेंगे? नहीं कहेंगे ना, तो अनकाउंटेबल। कहेगा कितना दाना चीनी है, तो दाना 10 दाना, दाना काउंटेबल है, चीनी काउंटेबल नहीं है, दैट इज दाना, ग्रेन। कहेगा पानी 10 पानी, नहीं काउंटेबल नहीं है। कहेगा पानी का बूंद 5 बूंद, हाँ काउंटेबल है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? सोना 15 सोना, नहीं अनकाउंटेबल है। सोने की चेन 15 चेन, हाँ काउंटेबल है। क्लियर है ना? समझ में आ रही है सारी बातें? आई होप कि काउंटेबल अनकाउंटेबल हम लोग इन पूरे स्लाइड से बड़े अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे, सब में लिखा हुआ है। तो आप देख लो अनकाउंटेबल वाले सेक्शन में कौन कौन आ गया, मटेरियल आ गया और एब्स्ट्रैक्ट आ गया। और काउंटेबल में कौन आ गया, कॉमन आ गया और कलेक्टिव आ गया। अब इस मटेरियल पे ध्यान दीजिएगा, मैं स्टार कर रहा हूं फिर से यहां पे। मटेरियल पे ध्यान दीजिएगा। मटेरियल नाउन कहा जाता है ना कि जो भौतिक अवस्था में, जो फिजिकल एग्जिस्टेंस में है, जो फिजिकली एग्जिस्ट करता है, मतलब जो बॉडी है, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, शारीरिक अस्तित्व है, उसको हम मटेरियल कहते हैं। अब मैं कहूं कि डेफिनेशन तो मैं बता रहा हूं कि जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, नहीं हम लोग जनरली क्या होता है ना, नापने तोलने पे जान जाते हैं। हमारे बच्चे जो हैं, मतलब मैक्सिमम से मैं पूछता हूं कि हाँ जी बाबू बताओ मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, तो सर जिसको नापा तौला जाए। अब नापने तोलने में क्या होता है कि आप जाओगे फंस, पूछेगा कि ठीक है तो बताओ लंबाई को भी नापते हैं, तो लंबाई हो गया मटेरियल नाउन। आजकल गरीबी और अमीरी को भी नापते हैं, खुशी और दुख को भी नापने लगे। कहता है ना कि हैप्पीनेस इंडेक्स, माने खुशी का पैरामीटर, खुशी को, हैप्पीनेस को अगर आधार बनाया जाए तो सारे देश का सर्वे होता है दुनिया में, और कहता है भारत 145वां नंबर पर है, माने दुनिया के 144 देश भारत से ज्यादा खुश हैं। अरे भाई उसके खुशी को तुमने कैसे नाप लिया कि हाँ जी कोई आदमी 1.5 किलो खुश है, कोई आदमी 2 किलो खुश है, कोई आदमी 1 क्विंटल खुश है, तो सारा खुशी डेनमार्क का ज्यादा हो गया, इंडिया का कम हो गया। डेनमार्क का तो आबादियों लगता है बिहार से कम होगा। तो नापने तोलने के अलग अलग तरीके होते हैं किसी चीज के बारे में जानकारी देने के लिए। वो नापना तोलना पे नहीं जाना है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि अरे नापने का तो हम लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, गहराई सबको नाप लेते हैं।
नापने का तो हम वेग को, स्पीड, वेलोसिटी जिसको कहते हैं, एक्सेलरेशन, फोर्स, सबको मेजर कर लेते हैं। तो सब मटेरियल नाउन हो गया? नहीं ना। जो फिजिकली एग्जिस्ट करता है, दैहिक रूप से, देह, शरीर जिसमें है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जिसमें है, जिसको हम बिना टच किए, बिना छुए महसूस कर ही नहीं सकते, वो होता है मटेरियल। किसको? वह कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी नाम, कोई भी नाउन, कोई भी नाम, नाउन माने नाम होता है, वह नाम जिससे उन चीजों का पता चले जिसको हम बिना छुए महसूस नहीं कर सकते हैं। क्या, मैं फिर से बोलता हूं, मटेरियल किसको कहेंगे? कोई भी नाउन है, मतलब कोई भी नाम है, नाउन माने नाम हुआ, तो कोई नाम लिखा हुआ है, उससे हमारे दिमाग में ऐसे चीज का ज्ञान आए, ऐसा चीज का बोध आए, वो नाम को पढ़ के हम ऐसा चीज के बारे में समझें जिसको अगर महसूस करना हो तो छूना पड़ेगा, उसको बिना छुए महसूस नहीं कर सकते हैं। जिसका शारीरिक अवस्था, भौतिक अवस्था, फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, उसको मटेरियल कहते हैं। क्लियर ना? तो अब कहेगा कि सर आप तो कह रहे हो कि मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट दोनों क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। और फिर आप कह रहे हो कि जिसका भौतिक अवस्था होता है वो मटेरियल कहलाता है। तो सर बताइए, तो कलम है ये ना, ये तो भौतिक अवस्था में पाया जाता है, इसको तो महसूस करना है कि हाँ जी क्या है, तो छू के ही ना महसूस करेंगे कि हाँ कलम है, नहीं तो यहाँ रख दिया, अब महसूस कीजिए तो नहीं ना। ये शरीर है, छुएंगे तब ना महसूस होगा। ये बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड, छू रहे हैं तब ना महसूस हो रहा है कि हाँ यहाँ पे कुछ है। तो सर इस सारा का सारा मटेरियल नाउन हो गया? नहीं। मटेरियल में आपको बेस मैटर पे ध्यान देना होता है। इसके लिए मैं दो चीज लिखूंगा, मैं अगले स्लाइड पे, अगले पेज पे दो चीज लिखता हूं, आप ध्यान देना। एक होता है वस्तु, एक होता है वस्तु, और एक होता है पदार्थ। ये आप ध्यान रखना कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ, इसका डायरेक्ट कंपैरिजन कभी भी साइंस से नहीं करना है, कभी भी फिजिक्स केमिस्ट्री से नहीं करना है। ओके? एक होता है वस्तु, एक होता है पदार्थ। तो जो नेचुरल फॉर्मेट में होते हैं, जो नेचुरल फॉर्मेट में होते हैं, जो प्राकृतिक अवस्था में, प्राकृतिक अवस्था में होते हैं, उसको हम समझेंगे पदार्थ। आपको मटेरियल समझाने के लिए मैं ये लिख रहा हूं, ध्यान रखना इस बात का और बढ़िया से समझना इसको। और पदार्थ से जो बना हुआ हो, पदार्थ से जो बना हुआ रहे, बना हुआ रहे, उसे वस्तु कहते हैं, वस्तु कहते हैं। ये मैं परिभाषित कर रहा हूं इसको, ये कहीं कोई किताब का लिखा हुआ नहीं है, इस पर डिस्प्यूट, बखेड़ा नहीं खड़ा करना है कि आप क्या बोल दिए, लोग ऐसे बोलते हैं किताब में, वैसे सबको भूल जाओ। आसानी से समझना है तो बस इसको खाली दिमाग में रख लो, आसानी से डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जो वस्तु है जिसको हम बिना छुए महसूस नहीं कर सकते हैं, और वो काउंटेबल अनकाउंटेबल का लफड़ा खड़ा हो रहा है। आप बोले कि मटेरियल अनकाउंटेबल होता है, और फिर कहते हैं कि जो वस्तु होता है, पदार्थ होता है, जिसका फिजिकल अवस्था होता है वो मटेरियल है। भाई दोनों कंट्रोवर्शियल है। अब कुर्सी, कुर्सी तो एक को चेयर, एक से ज्यादा होगा तो चेयर्स कहते हैं, यहाँ सिंगुलर प्लूरल दोनों बनता है। अब आप कह रहे हैं क्या कि जो मटेरियल नाउन है वो अनकाउंटेबल है, और फिर कह रहे हैं कि मटेरियल नाउन जिसको छू के महसूस करें। तो कुर्सी को तो बिना छुए महसूस करेंगे, कुर्सी वहां रखा हुआ है, हम महसूस कर लिए कि कुर्सी है, नहीं ना, छुएंगे तब ना पता चलेगा कि हाँ जी कुछ है। तो ध्यान रखना इस बात को। मैं कहता हूं ये मेरा बनाया हुआ है,
एकदम समझ जाओगे आसानी से। खाली इधर उधर का कचरा दिमाग में नहीं लाना। एक है पदार्थ और एक है वस्तु। तो जो प्राकृतिक स्थिति अवस्था में पाया जाता है उसको हम मानेंगे पदार्थ, जिसको हम क्या कहते हैं, मैटर, है ना। पदार्थ की तीन अवस्था, सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है ना। प्लाज्मा उलाज्मा दिमाग में मत लाना, हम लोग प्लेन लेके चल रहे हैं ग्रामर समझने के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मत घुसाना। और ये जो होता है, ये जो होता है ये वस्तु होता है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। इसको हम कहेंगे प्रोडक्ट, ऑब्जेक्ट या प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो अगर मैं इस तरफ लिखूं आयरन, अगर मैं इस तरफ लिखूं सैंड, अगर मैं इस तरफ लिखूं सॉइल, अगर मैं इस तरफ लिखूं, इस तरफ लेते हैं, अगर मैं इस तरफ लिखूं गोल्ड, अगर मैं इस तरफ लिखूं वाटर, अगर मैं इस तरफ लिखूं वुड, अगर मैं इस तरफ लिखूं स्टील, अगर मैं इस तरफ लिखूं प्लास्टिक, है ना, अगर मैं इस तरफ लिखूं कॉपर, ये सारी चीजें हमने लिखी। अगर मैं इस तरफ लिख दूं मिल्क, अगर मैं लिखूं शुगर, अगर मैं लिखूं, और इस तरफ इन्हीं चीजों से बने हुए चीज की बात करेंगे। तो जो अपने कंप्लीट सिंगुलर फॉर्मेट में, सिंगल फॉर्मेट में पाए जाते हैं, मतलब कोई भी दो या दो से मिल के बना हुआ हो, पीतल हो, तांबा हो, कांसा हो, जस्ता हो, कुछ भी दो से ज्यादा मटेरियल से मिलके बना हुआ भी चीज हो, लेकिन वो अपने नेचुरल फॉर्मेट में है, तब उसको उस नाम से बुलाते हैं। इन चीजों का अगर समान कोई बन गया तो वो वस्तु हो जाता है, उसको हम मटेरियल में नहीं लेंगे। और नाम पे ध्यान देना, शब्द पे ध्यान देना, ये मैं पहले से कह रहा हूं। अब आप देखो कि हमने लिखा यहां पे, क्या लिखा हुआ है, आयरन। आयरन माने क्या होता है, लोहा। तो अगर आपसे कहा जाए कि आयरन क्या है, आयरन क्या है, तो ये मटेरियल नाउन है जो कि अनकाउंटेबल होगा। सैंड क्या है, ये मटेरियल नाउन है जो कि अनकाउंटेबल होगा। लेकिन अगर आपसे पूछ दे बालू का ढेर, बालू का ढेर, अब आप समझो, बालू का जो ढेर लगा हुआ है, मान लो एक जगह पे 10, 20, 50 ढेर लगाया हुआ है बालू का, तो भाई साहब हम उसको 10 बालू नहीं कह रहे हैं, हम बालू का ढेर कह रहे हैं। काउंटेबल कौन है, वो जो ढेर लगा हुआ है वो काउंटेबल है, वो जो पिंड बना हुआ है वो काउंटेबल है, बालू काउंटेबल नहीं है। जैसे लिखा हुआ है क्या, आयरन, तो आयरन को हम मटेरियल में रखेंगे, बाकी भी तो नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, इसको भी तो नाउन ही बोलते हैं। डायरेक्ट हम खाली मटेरियल पे काहे कूदेंगे। अगर कहा गया सॉइल, मिट्टी, तो ये अनकाउंटेबल है, ये मटेरियल नाउन होगा। लेकिन मिट्टी का बना हुआ अगर चूल्हा है तो वो भी मिट्टी, लेकिन उसको मिट्टी नहीं कह रहे हैं, चूल्हा कह रहे हैं, तो वो फिर कॉमन नाउन में पहुंच जाएगा। क्लियर है। तो मटेरियल नाउन में हम क्या, हमेशा एक बात ध्यान रखना कि किसी एक नाउन के बारे में एक ही आंसर होगा, जरूरी नहीं है। मैं बताता हूं आपको, जैसे मैं लिख दूं आम, ठीक है, समझ रहे हो, हमने लिखा आम। अब पूछे कोई आदमी कि आम कौन सा नाउन है, तो कहोगे वस्तु है तो मटेरियल नाउन भी हो सकता है, नाम है तो प्रॉपर कॉमन नाउन भी हो सकता है। तो इसे हम मटेरियल नहीं लेंगे क्योंकि ये एक सेगमेंट का नाम है, किसका। अगर मैं लिखूं फल, है ना, फल, फ्रूट जिसको कहते हैं, अगर मैं लिखूं फल, तो फल एक कॉमन नाम है जिसके अंदर बहुत सारे फल आते हैं, आम, केला, अमरूद, पपीता, ये सब प्रॉपर नाम हो गए। तो फल रहेगा कॉमन, तो आम, केला, अमरूद, पपीता हो जाएगा प्रॉपर।
अब आपको समझाता हूं कि अगर आम को ही हम कॉमन बना दें तो जितना भी तरह का होता है, जैसे होता है मालदा आम, जैसे होता है दशहरी आम, है ना, जैसे होता है लंगड़ा, जैसे होता है बम्बैया, ये सब जो आम हुए, तो अगर आम को कॉमन बनाए तो ये प्रॉपर हो गया, और फल को कॉमन बनाए तो आम प्रॉपर हो गया। तो किसी भी एक नाउन के बारे में बोले कि कौन सा नाउन होगा, तो जरूरी नहीं है कि उसका आंसर एक ही नाउन होगा, उसका आंसर 2-3 नाउन भी हो सकता है। ठीक है ना। इसलिए इनसे बनी हुई वस्तुओं की तरफ नहीं जाना है, देखना है पदार्थ वाले रूप में जो है उससे बना हुआ नहीं होना चाहिए, उसका जो बेस है। जैसे कुर्सी बना हुआ है लकड़ी से, सरिया बना हुआ है, चदरा बना हुआ है, ग्रिल बना हुआ है, खिड़की बना हुआ है लोहा का, तो ग्रिल और खिड़की कॉमन प्रॉपर में चला जाएगा और लोहा मटेरियल में। कुर्सी टेबल बेंच कॉमन प्रॉपर में चला जाएगा और लकड़ी मटेरियल में। मिट्टी का बना हुआ चूल्हा कॉमन प्रॉपर में, मिट्टी से बना हुआ मूर्ति, कोई भी मिट्टी से बना हुआ सामान कॉमन प्रॉपर में जाएगा, मिट्टी मटेरियल में। खून से बना हुआ चीज प्रॉपर कॉमन में जाएगा, खून मटेरियल में। प्लास्टिक से बना हुआ चीज कॉमन प्रॉपर में जाएगा और प्लास्टिक मटेरियल में। जो बेस है, जिससे चीजें बनी हुई हैं, जो फिजिकली विजिबल है, तो बेस को हम रखेंगे मटेरियल में। क्लियर है। अब ये दिमाग में मत लाना कि प्लास्टिक भी तो पॉलीइथिलीन और क्या क्या से मिलके बना हुआ होता है। मेरे भाई उतने पर नहीं जाना है, केमिकल रिसर्च में नहीं जाना है। ठीक है, हमें एग्जाम पे भी और लैंग्वेज पे फोकस करना है। क्लियर ना। तो हम ये देखेंगे कि मटेरियल नाउन को जब हमने अनकाउंटेबल कहा, मटेरियल नाउन को जब हमने अनकाउंटेबल कहा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अनकाउंटेबल कहा, तो आप ध्यान में रखिएगा मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, एक्चुअली हम मटेरियल कह किसको रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट होगा कौन। मटेरियल वह वस्तु जिसको बिना छुए हम महसूस नहीं कर सके। अब इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग कौन होता है जानते हो, हवा, एयर। इसका सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग जो है वो कौन सा है, एयर। लोग को लगता है कि हवा हम महसूस करते हैं, हम हवा को तब महसूस करते हैं जब हवा हमारे स्किन में टच करता है। अब आप सोचो, मैं 2 चीजों को कंपेयर करके बता रहा हूं। एब्स्ट्रैक्ट किसको कहते हैं, जिसको खाली दिमाग से महसूस कर सके। आदमी झूठे गलतफहमी में फंसा हुआ है कि दिल तो पागल है, दिल में बहुत दर्द हो रहा है और दिल से महसूस करते हैं इस चीज को। दिल महसूस और कुछ नहीं करता है, सब इधर पीछे में जो दिमाग पड़ा हुआ है, सेरेब्रम जो है हमारा, उसका खेला है। तो अगर किसी चीज को हम महसूस कर रहे हैं, मतलब कुछ भी चीज को एज ए फीलिंग आपके अंदर आ रहा है, एहसास के रूप में आ रहा है, तो उसमें आपका इंटरनल तंत्रिका काम कर रहा है, आपके दिमाग के नर्वस सिस्टम के थ्रू वो फीलिंग आप में जा रही है, वो होगा एब्स्ट्रैक्ट। दुख, दर्द, प्रेम, घृणा, ये सब होता है, हम खाली महसूस करते हैं। अब आप सोचो, तीखापन मीठापन की बात है, एक मिर्च दे दे आपको, अब मिर्च खा के आप गंगा जी में कूद जाइए, तो तीखा तो अभी, तीखापन जो है वो अभी भी महसूस हो रहा है, लेकिन हवा महसूस होगा पानी के अंदर। अगर पानी के अंदर हवा महसूस होता तो डूब के हवा की कमी के चलते कोई मरता नहीं, मरता। आप हाथ आगे रखो, फूंक मारो, तो यहाँ पे हवा जब टच करती है तब पता चलता है कि नहीं हवा निकला मुंह से, और ऐसे करोगे और होठों को इग्नोर करके चलो, पता चलेगा हवा निकला कि नहीं निकला। हवा हम देख नहीं सकते हैं, तो वैसा कोई भी चीज जिसको नहीं देख सकते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट थोड़े हो जाएगा। हम आंख बंद कर लेंगे तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो सब एब्स्ट्रैक्ट हो गया। हवा को हम देख भले नहीं सकते, लेकिन महसूस तभी करेंगे जब हमारे शरीर को टच करेगा। जहां हवा नहीं मौजूद है फिजिकली, वहां हम हवा महसूस नहीं कर सकते हैं। चल जाओ अंतरिक्ष में, तो अगर कहीं विरह में हो, प्रेम से बिछड़े हो, तो जो बिछड़न का दर्द है वो अंतरिक्ष में भी महसूस होगा, लेकिन हवा वहां महसूस नहीं होगा।
दर्द है, दुख है, टेंशन है, प्रेशर है, ये चीज जो है अंतरिक्ष में भी महसूस होगा, लेकिन अंतरिक्ष में हवा महसूस होने वाला नहीं है। हवा के बारे में कंफ्यूजन दूर दूर कर लो। हवा मटेरियल नाउन है, हवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। क्लियर? तो चलो आज का सेशन यहाँ एंड करते हैं, फिर थोड़े से बेसिक्स को लेके आऊंगा और फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, आपको बताना है, तैयार करके होके आना है। अगले सेशन में जब मैं सवाल पूछूंगा आप बताओगे कि बताओ MONEY मनी काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। फिर से सवाल रिपीट करता हूं, मनी काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, कीप स्टडिंग।